मौत के आंकड़ों पर सियासत, नहीं थम रहे बयानों के तीर, राजनीति चमका रहे सियासी वीर। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते बिगड़ते आंकड़ों के साथ सियासत भी लगातार रंग दिखा रही है। बीजेपी राज्य सरकार केंद्र सरकार पर लगातार सियासत करने का आरोप लगा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राज्य सरकार को लापरवाही में नंबर 1 बताते हुए पूरी सरकार को वेंटिलेटर पर होने का आरोप लगाया, तो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के मुताबिक सरकार मौतों का आंकड़ा छुपा रही है। केंद्र सरकार आंकड़ा बना रही है कि जो राज्य में सरकारें हैं वो आंकड़ा बना रही है और यहां से आंकड़ा भेज रहे हैं, वही वहां प्रकाशित हो रही है। तो जहां उनकी सरकारें हैं, कम से कम उनको निर्देशित करें कि आप मौत के आंकड़ा को न छुपाएं। बिलासपुर का अलग निकलेगा, दुर्ग का अलग निकलेगा, राजनांदगांव का अलग निकलेगा और जब प्रदेश का निकलेगा तो संख्या अलग आएगी। तो आंकड़े छिपाने का काम किसकी सरकार कर रही है, कौन कर रही है, कि केंद्र की जवाबदारी है, राज्य की जवाबदारी है, इसको पहले प्राथमिकता को उनको तय करनी चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि कोरोना महामारी से पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन बीजेपी का पूरा ध्यान सिर्फ सियासत पर है, जबकि सरकार अपना पूरा ध्यान व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगा रही है। कांग्रेस का दावा है कि हालात पहले से बहुत बेहतर हैं। दूसरे प्रदेशों में तो ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। हमारे प्रदेश की स्थिति उनसे बेहतर है। अब जो बहुत अलग जो गंभीर पेशेंट हैं, जिनकी एज ज़्यादा है या दूसरी बीमारियों से ग्रसित हैं या कोविड लंग्स के इन्फेक्शन को ज़्यादा डैमेज कर दिया है, तो उनकी मृत्यु भी हो रही है ये अलग अलग अस्पताल में। उसकी रिपोर्ट भी सामने आ रही है। लेकिन सरकार की पूरी मंशा, पूरी कोशिश है कि उसको कैसे उसको रोका जाए और उसको रोकने का प्रयास हम सब मिलकर कर रहे हैं। सियासत और आरोप प्रत्यारोप के बीच छत्तीसगढ़ में मौत के आंकड़े नहीं थम रहे हैं। लॉकडाउन के बाद संक्रमण के आंकड़े तो कम हुए हैं, लेकिन मौत के आंकड़े चौंका रहे हैं और अब इन्हीं आंकड़ों पर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। छत्तीसगढ़ में सियासत है कि थम नहीं रही। बयान एक के बाद एक लगातार आ रहे हैं। कोरोना काल जब से चालू हुआ, दरअसल तब से छत्तीसगढ़ वालों ने इन बयानों को देखा है, सियासत को देखा है। ये कोई पहली बार नहीं है। पिछले साल जब कोरोना की शुरुआत हुई थी और मजदूर आने लगे थे, तब भी सियासत हुई थी। तब भी केंद्र और राज्य आमने सामने हुए थे। उसके बाद चाहे ट्रेनों को चलाने की बात कर ली जाए या फिर वैक्सीन को लेकर जब आमने सामने होने की बात हुई तो भी आमने सामने हुए। और उसके बाद अब वैक्सीन को लेकर के बाद मौत के आंकड़ों से लेकर तमाम व्यवस्थाओं तक पर सवालिया निशान भाजपा ने लगाया। सवाल उस पर भी उठ रहे हैं। सवाल लगातार विपक्ष उठा रहा है और सरकार उसका जवाब दे रही है और यहाँ तक कह रही है कि भाजपा के जो नेता हैं वो यहाँ पर सिर्फ सियासत कर रहे हैं। अगर उनको कुछ बोलना है छत्तीसगढ़ के हित में तो केंद्र सरकार को बोले। केंद्र सरकार को वो किसी मसले पर बोलते नहीं। बयान सभी लगातार सुन रहे हैं। मौत के आंकड़ों को छुपाने का आरोप भाजपा ने यहाँ पर लगाया और कहा कि व्यवस्थाएं पूरी तरह फेल है, जबकि सरकार ने यहाँ पर साफ तौर पे कहा कि पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं और ये इंतजाम इस कदर है कि बाकी राज्यों से बेहतर है, बाकी राज्यों से तमाम व्यवस्थाएं अच्छी हैं। मौत के मामले में भी लगातार कमी आई है और अगर कोई जिम्मेदार है तो इसके लिए केंद्र है। राज्य सरकार ने सीधे तौर पर वैक्सीन से लेकर सुविधाओं तक पे केंद्र सरकार पे आरोप लगाया कि सरकार चुनाव में व्यस्त रही और इसी का नतीजा है कि यहाँ पर ध्यान नहीं दे पाए और हालात बिगड़ते चले गए। हालांकि ऑक्सीजन की जो बात आई थी, ऑक्सीजन छत्तीसगढ़ में पर्याप्त है। अब स्थितियाँ काफ़ी बेहतर पहले से हो चली हैं, लेकिन मौत के आंकड़े अभी भी कम नहीं हुए हैं। ये एक अपने आप में बड़ी चिंता की बात है और इस चिंता को दूर करना वाकई बहुत अहम है। लॉकडाउन 15 दिन से ऊपर हो चला है और इस लॉकडाउन के बाद भी ये दिक्कतें यहाँ पर लगातार आ रही हैं कि अस्पताल में मरीज पहुँच रहे हैं, लेकिन किसी को कभी बेड नहीं मिल रहा था तो किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। और अब ये दोनों जब उपलब्ध होने लगे हैं तो भी मौत के आंकड़े लगातार बने हुए हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। अनुराग अग्रवाल हमारे साथ हैं भाजपा से, हमारे साथ अभय नारायण जी हैं कांग्रेस से। अनुराग जी, मौत का आंकड़ा छुपाने का आरोप आप लोग लगा रहे हैं,
क्या इसके पीछे वजह है? सरकार का कहना है दूसरे राज्यों से हम अभी भी बेहतर कर रहे हैं, सिर्फ आप लोग सियासत कर रहे हैं। अभिषेक जी, अगर दूसरे राज्यों से हमारे राज्य की हालत अच्छी है तो ये धरातल पे क्यों नहीं दिख रही है? आप देखिए, अगर प्रत्येक मरीज जब अस्पताल में जा रहा है तो बेड की व्यवस्थाएं नहीं है, वेंटिलेटर की व्यवस्थाएं नहीं है, जीवन रक्षक रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है, इसके लिए सरकार विभिन्न प्रकार का प्रयास कर रही है। सरकार ने उसका नियंत्रण अपने हाथ में भी लिया, परंतु स्थिति आज भी सुधर नहीं रही है। आज भी देखिए, सुबह 4-4 बजे से लोग मेडिकल स्टोर में जीवन रक्षक दवाइयों के लिए घूम रहे हैं, उन्हें वो चीज नहीं मिल रहा है। और जीवित व्यक्ति की तो बात छोड़िए कि मृत्यु होने के बाद भी ये स्थिति है कि दाह संस्कार के लिए आपको चर्चा करनी पड़ती है अधिकारियों से, कब दाह संस्कार 2 और 3-3, 4-4 दिन में हो पा रहे हैं। आखिर सरकार के इन दावों की सच्चाई धरातल में दिखनी चाहिए ना। अभी सरकार के समाज और परिवार कल्याण विभाग जो है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग जो आंकड़े जारी कर रहे हैं, उन आंकड़ों में अगर आप 28 तारीख के आंकड़े में 27 तारीख का आंकड़ा घटा के देखेंगे तो जो अंतर है वो अंतर इसकी सच्चाई पोल खोल रही है। जिला जो बुलेटिन जारी करता है और राज्य जो बुलेटिन जारी करता है, उनके मौतों के आंकड़े, इनमें जो अंतर है वो सच्चाई बयान करते हैं। आप कागजों पे तो दिखा सकते हैं कि व्यवस्थाएं ठीक है, मौतें कम हो रही है, धरातल में वो दिखना चाहिए। जनता को विश्वास होना चाहिए, जनता को सुविधाएं मिलनी चाहिए। आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी ने इस पे सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है कि सरकार की इसके बारे में क्या जानकारी है, क्या सोच है और क्या विचार है, एक श्वेत पत्र जारी करके इस बात को प्रदर्शित करें। ठीक है अभय जी, गंभीर आरोप भाजपा यहाँ पर लगा रही है कि मौत के आंकड़ों में फेर बदल हो रहा है, हेरफेर हो रहे हैं, जिले के आंकड़े कुछ आते हैं, राज्य के आंकड़े कुछ आते हैं, ऐसा क्यों दिख रहा है? अभिषेक जी, मैं भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को समझ नहीं पा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश में 15 साल तक छत्तीसगढ़ में शासन दिया। भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव के बाद 9 सांसद चुनकर इस प्रदेश में दिया, और जब प्रदेश में महामारी है, प्रदेश में संकट है, प्रदेश की जनता कोरोना से लड़ रही है, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग घरों में या तो धरना दे रहे हैं या गाल बजा रहे हैं। पहले ताली बजाए और अब गाल बजाने का काम कर रहे हैं। आंकड़ों की जहां तक बात है, प्रदेश के आंकड़े हो, जिले के आंकड़े हो, मौत भवाया है। कोरोना से जो पॉजिटिव आ रहे हैं वो संख्या समझ से परे है कि लोग संक्रमण इतना कैसे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के मुख्यमंत्री, जिनको इसके आगे स्वास्थ्य विभाग को चौपट करने का श्रेय जाता है, उनको आप सुझाव देना चाहिए। वो डॉक्टर है तो वो आरोप लगाते हैं, श्वेत पत्र की बात करते हैं। अरे श्वेत पत्र तो दामाद के कार्यकाल का जारी होना चाहिए, श्वेत पत्र तो नसबंदी कांड के जारी होने चाहिए, श्वेत पत्र तो घोड़वा कांड के जारी होने चाहिए। आज का समय में आप सुझाव दीजिए कि संक्रमण को हम कैसे रोकें। आप सुझाव दीजिए कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है वो केंद्र की सहायता यहाँ कैसे पहुंचाएं। आप सुझाव दीजिए कि जनता को क्या व्यवहार करना चाहिए, प्रोटोकॉल के नियमों का पालन कैसे करना चाहिए। कोविड के समय में ये संयम और धैर्य रखने की चीज है। आज छत्तीसगढ़ की जनता दोनों पार्टियों को देख रही है कि कांग्रेस के लोग क्या कर रहे हैं और भाजपा के लोग क्या कर रहे हैं। आप डिबेट में आके सरकार पे आप कुछ भी आरोप लगाइए, आप धरातल में आइए कि कांग्रेस की सरकार एक मरीज के साथ खड़ी है, एक परिजन के साथ खड़ी है। इलाज से लेके संस्थान में जहां भी आप जाएंगे वहां सरकार की व्यवस्था चुस्त तो दुरुस्त है। ठीक है भाई जी, मैं ये जवाब अनुराग जी से भी ले लेता हूँ। अनुराग जी, अभय नारायण जी का कहना है कि आरोप नहीं, सुझाव दीजिए, महामारी के समय सियासत मत कीजिए। अभय जी, आपके सवाल का जवाब ले रहा हूँ अनुराग जी से, बोलिए अनुराग जी। अभय जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर वास्तव में आपको सुझाव चाहिए होता तो आप राजनीति नहीं करते। याद करिए, जब जब हमने आपको सुझाव दिया आपने उसको आरोप के रूप में लिया। हमने कई बार कहा कि आप सुझाव को सुझाव के रूप में लीजिए। आपने जब सर्वदलीय बैठक बुलाई उस समय आपने कहा था कि ऑनलाइन लिंक से जुड़ना है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी तब जसपुर में थे, ऑनलाइन वो नहीं जुड़ पाया तो अपने प्रतिनिधि उपाध्यक्ष को भेजे। आपने अपने प्रदेश अध्यक्ष के लिए ऑनलाइन की सुविधा दी। अब जब प्रदेश उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष पहुंचे तो दूसरे दिन आप सुझाव को मानने के बजाय राजनीति करने लगे कि इनके प्रदेश उपाध्यक्ष उस बैठक में शामिल नहीं हुए। फिर एक बार मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको सुझाव देता हूं अभय जी, सबसे पहले मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बीच इस प्रदेश की जनता को सामंजस्य दिखना चाहिए। लगना चाहिए कि दोनों मिलकर इस
मुद्दे पे लड़ाई कर रहे हैं, यहाँ की स्थितियां सुधरेंगी, क्योंकि पहली बैठक से लेकर आखिरी बैठक तक दोनों के बीच सामंजस्य का अभाव बहुत दिख रहा है। एक साल में आप बार बार ये बात लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगाते रहे कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पिछले साल समय आने के 2 महीने पहले तक केंद्र सरकार को चेतावनी दे दिया था कि यहाँ पे एक कोरोना महामारी के रूप में आएगी। उस चेतावनी को आपकी सरकार तक ने गंभीरता से नहीं ली। इस एक साल के अंदर आप पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती में ध्यान नहीं दिए। उसकी परिणति देखिए, कल ही आपके वर्चुअल बैठक भी थी आपके विधायकों की, तब आशीष छाबड़ा जी ने कहा कि बेमेतरा में वेंटिलेटर तो है पर वेंटिलेटर चलाने वाले नहीं है। इन चीज की ओर ध्यान देके जल्दी से जल्दी उनकी भर्ती करिए। एक बात और समझिए, 1 तारीख से जो वैक्सीनेशन होना है उसके लिए आप राजनीतिक दल है, बिल्कुल राजनीति करिए और भाजपा और कांग्रेस पे आरोप लगाइए, लेकिन इस प्रदेश की जनता को वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी उसके लिए वैक्सीन के ऑर्डर दीजिए। आज आपको भी मालूम है कि 1.5 करोड़ मतलब कम से कम 3-3.5 करोड़ उसकी आवश्यकता है टीके की। अभी तक आपने 50 लाख टीके की ऑर्डर दिए। दूसरा, अभय जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। प्रत्येक आप एक कमेटी सर्वशक्ति वो पावर वाली कमेटी बनाई, उनको 25-25 करोड़ रुपए दीजिए और उनको अधिकार दीजिए कि उन आर्थिक पैसे का उपयोग वो क्या करें वहां की व्यवस्थाओं के अनुसार से। वेंटिलेटरों की संख्या बढ़ाइए, ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाइए और एक टोल फ्री नंबर पूरे प्रदेश के लिए जारी करिए। अभी क्या हो रहा है, विभिन्न टोल फ्री नंबर जारी होने के कारण बड़ी असमंजस की स्थिति हो रही है और आपस में सामंजस्य न होने के कारण कार्य नहीं हो पा रहे हैं। ये छोटे छोटे कार्यक्रम है, छोटे छोटे कार्य हैं जिसको बढ़ाने से प्रदेश की जनता में विश्वास जगेगा, प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेंगी और लोग जल्दी से जल्दी ठीक होंगे। ठीक, अभय जी ये सुझाव आपकी बात मानते हुए अनुराग जी ने यहाँ पर दे दिया है। अब मैं साथ ही इस पर भी जवाब चाहूंगा, जो ये आरोप ये लगा रहे हैं कि मौत के आंकड़े अलग अलग क्यों आते हैं जिले और राज्य के। मैं जितने प्रवक्ताओं के साथ अभी तक बैठा, निश्चित रूप से अग्रवाल जी आज उससे कुछ अलग नजर आ रहे हैं और मैं इनके सभी सुझावों का स्वागत करता हूं। टोल फ्री नंबर होना चाहिए, ऑक्सीजन बेड बढ़ने चाहिए, वेंटिलेटर बढ़ने चाहिए। हमारी सरकार के पास जो सुविधा है उसको दोगुना करने का प्रयास प्रतिदिन हम लोग कर रहे हैं और इस सुझाव को मैं माननीय मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचाऊंगा कि आज इस डिबेट में ये सुझाव प्राप्त हुए हैं, इस पे अमल होना चाहिए। लेकिन एक निवेदन मैं यह भी करूंगा कि जितने सुझाव वो मुख्यमंत्री जी के लिए दे रहे हैं, अपने 9 सांसदों के माध्यम से वो सुझाव प्रधानमंत्री तक भेजें कि जो हमारे पास व्यवस्था है उसमें एडिशनल व्यवस्था केंद्र सरकार क्या कर सकती है। जहां तक वैक्सीनेशन की बात उन्होंने की, 1 मई से 18 साल प्लस को वैक्सीन लगेगा, ये घोषणा गर्व के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री ने की। लेकिन प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा कि देश में 18 साल और 45 साल के बीच में कितने करोड़ लोग हैं। प्रधानमंत्री ने कंपनियों से बात नहीं की कि उतने करोड़ टीके आप कब उपलब्ध करा देंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी बात नहीं की कि पूरे टीकों का दर एक होना चाहिए, 150 रुपया केंद्र सरकार, 400 रुपया राज्य सरकार, 600 रुपया प्राइवेट अस्पताल। एक संविधान और एक देश की बात करने वाले प्रधानमंत्री टीके के लिए को 3 रेट की बात करते हैं, 3 दर की बात करते हैं। तो मैं अग्रवाल जी से निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि राजनीति की डिमांड तो अभय जी आप लोगों ने की थी कि 18 से ऊपर लोगों को वैक्सीन लगना चाहिए। हमने मांग की थी, तिथि की घोषणा प्रधानमंत्री ने की। हम तो 50 लाख डोज का अभी खरीदने का आवेदन भी दे चुके हैं और उसमें से भी 2 कंपनियों में से एक कंपनी ने हाथ खड़ी कर दी कि हम जुलाई तक नहीं देंगे। आखिर 1 मई से टीके कैसे लगेंगे? 1 मई की घोषणा प्रधानमंत्री की घोषणा है। हमारी मांग थी कि 45 साल को 18 साल कर दिया जाए, लेकिन मांग के साथ साथ ये भी तो है कि प्रधानमंत्री सभी स्वास्थ्य मंत्रियों से बात करते, मुख्यमंत्रियों से बात करते, कंपनियों से बात करते। वो भारत के प्रधानमंत्री है, वो गुजरात के प्रधानमंत्री नहीं है, वो उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री नहीं है और भारत में छत्तीसगढ़ भी आता है, महाराष्ट्र भी आता है। अनुराग जी, प्रधानमंत्री को कंपनियों से बात करना था, ये लगातार मैं बात अभय जी कह रहे हैं और साथ ही जो सुझाव आप लोग यहाँ दे रहे हैं सांसदों के माध्यम से प्रधानमंत्री को भी दें। अनुराग जी, मैं अभिषेक जी वही कहता हूँ कि कांग्रेस से बार बार अनुरोध है कि राजनीति ना करें। ये देश के प्रधानमंत्री और देश एक भौगोलिक इकाई है, उसमें राज्य और देश अलग अलग नहीं होते। सबसे पहले तो राज्यों को धन्यवाद देना चाहिए कि 45 प्लस से ऊपर के लोगों को जो मुफ्त वैक्सीनेशन दिया वो केंद्र सरकार ने दिया और केंद्र सरकार बिहार चुनाव में घोषणा की थी
आपने ही अधिकार मांगा कि तब आपने अधिकार मांगा। हम अपने यहाँ की व्यवस्थाएं संभालेंगे, लेकिन आप व्यवस्था नहीं संभाल पाए। वेंटिलेटर केंद्र सरकार ने यहाँ पे भेजा है। आज आप देखिए कि छत्तीसगढ़ के जिलों में ऑक्सीजन प्लांट के लिए पैसे केंद्र सरकार ने भेजे, तो केंद्र सरकार अपना काम करेगी, सांसद अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने काम तो करने पड़ेंगे। देखिए भाई जी, कितनी आश्चर्यजनक बात है। 92 मीट्रिक टन धान आप खरीदते हैं जब, तब दूसरे दिन उसका आंकड़ा आपके पास आ जाता है, परंतु मौतें जब हो रही है उसके आंकड़े में इतना भारी अंतर नहीं कहते हैं। पूरी आंकड़े हैं, 5,000 आंकड़ा बता के हम लोग भयभीत नहीं करते लोगों को। 24 अप्रैल को 7,000, 28 अप्रैल है। मतलब कल्पना करिए कि प्रति घंटा 5 आदमी, मतलब प्रति 5 मिनट में एक व्यक्ति की मौत हो रही है। आप काम कर नहीं रहे और लगातार केंद्र क्या करे इस पर बात देते हैं। आपके ऊपर जब जिम्मेदारी की बात आई अभय सिंह जी, आपने कहा कि राज्य सरकार को अधिकार दीजिए अपने यहाँ लॉकडाउन का फैसला लेगा। जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आई तो स्वयं जिम्मेदारी निभाने की अपेक्षा कलेक्टरों को ये जिम्मेदारी दे दी गई। उसकी परिणति क्या हुई? कलेक्टर कौन है? पहले लॉकडाउन लगा, कलेक्टर कौन है? बाद में लॉकडाउन लगा, और रायपुर जो सबसे आखिरी में लॉकडाउन लगा। अभय सिंह जी, आज भी व्यवस्थाएं अपने हाथ में रखिए। आपके प्रभारी मंत्री, आपके प्रभारी सचिव अभी तक अपने जिलों में नहीं गए। राज्यपाल को पत्र लिखना पड़ा कि प्रभारी सचिव को कहिए अपने जिले में जाके स्थिति देखिए। मैं आप दोनों से एक सवाल यहाँ पे करना चाहूंगा अभय जी, अनुराग जी। अभय जी, अनुराग जी, मेरा एक सीधा सा सवाल है, मैं एक एक करके आप दोनों से ही जवाब लूंगा यहाँ पर। अभय नारायण जी, पहले मैं आपसे जवाब ले लेता हूँ। अभय नारायण जी, मेरा सीधा सा सवाल है कि सारी व्यवस्थाएं हो रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बावजूद इसके मौतों का आंकड़ा क्यों बढ़ रहा है? अभय नारायण जी, आप पहले इसको बता दें मुझे। अभिषेक जी, ये बहुत चिंता का सवाल है, ये दुख का सवाल है। हमारे भाई, हमारे चाचा, हमारे काका, हमारे पास पड़ोस के लोग, हमारी बहू बेटी रोज मर रही है, रोज मौतें हो रही हैं। नहीं अभय जी, चिंता और दुख तो जिनके घरों में लोगों की मौत हो रही है वो कर ही रहे हैं। उस कारण से हमको जाना चाहिए कि लोगों ने कोरोना को लेकर एक भय का माहौल बना दिया है। लोग गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो कोरोना पीड़ित है, जांच कराने के बाद खुलेआम घूम रहा है और अपने पूरे परिवार को संक्रमित कर रहा है, अपने पास पड़ोस को संक्रमित कर रहा है। ये व्यक्ति को सोचना होगा। और हम मतलब लोगों, ऐसे लोगों की वजह से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। अभय नारायण जी, आप ये कहना चाह रहे हैं? अभय जी, ऐसे लोगों की वजह से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। मौतों के आंकड़ा के लिए हमारी लापरवाही जवाबदार है। अगर हम लापरवाह नहीं होंगे, इसके लिए इंतजामों में कमी कोई जिम्मेदारी नहीं है उसकी? बिल्कुल, देखिए, जहाँ सरकार की जवाबदारी, इंतजामों में कमी की कोई जिम्मेदारी नहीं है अभय जी इसमें? सरकार की जहाँ जवाबदारी है वहाँ मैं सभी जवाबदारी लेने को तैयार हूँ कि हमारे पास इंतजाम कम है, मरीज ज्यादा है। इसको स्वीकार करने में मुझे कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए गर्व का विषय नहीं, ये दुख का विषय है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप लोग लगातार केंद्र की बात कर रहे हैं कि केंद्र वहाँ पर इंतजाम कर रहा है, भेज रहा है, वेंटिलेटर दे रहा है, लेकिन अनुराग जी, मेरा सीधा सवाल था, मौत के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, केंद्र में आप लोगों की भी सरकार है, क्या जिम्मेदार वो भी नहीं है इसके लिए कहीं ना कहीं कुछ, या फिर उसको कुछ नहीं करना चाहिए? लोग किसके पास जाए? आप राज्य पे लगा देते हैं, राज्य केंद्र पे आरोप लगा देता है। जो जिसके घरों में मौत हो रही है, जिसको एडमिशन नहीं मिल रहा, वो क्या करे, कहाँ जाए? अभिषेक जी, आप भी जानते हैं कि लोकतांत्रिक देश में व्यवस्थाएं हुई हैं। केंद्र के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार और राज्य के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। इस प्रदेश की जनता ने विश्वास करके 2/3 बहुमत आपको दिया है। अभय सिंह जी स्वीकार कर रहे हैं कि व्यवस्थाओं में कुछ कमी है। कल इनके वर्चुअल बैठक में वही बात तो विधायकों ने उठाई। आशीष छाबड़ा जी ने कहा कि बेमेतरा जिले में वेंटिलेटर तो है, लेकिन वेंटिलेटर ऑपरेट करने वाले ऑपरेटर कम है। ये किनकी जिम्मेदारी थी? राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी। पिछले समय जब कोरोना हुआ और दूसरे समय जब कोरोना की दूसरी लहर आई, उन दोनों के बीच का जो समय था वो तैयारियों को करने का समय था, पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती का समय था, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का समय था, अस्पताल बढ़ाने का समय था। उस समय ये सरकार राजनीति में लगी रही। वो समय याद करिए ना अभय जी, जब केंद्र सरकार ने कोवैक्सीन भेजा, 75,000 कोवैक्सीन 15 दिन तक आपके स्टोर रूम में पड़ा रहा और आपके स्वास्थ्य मंत्री कहते रहे कि हम इसको नहीं लगवाएंगे। अरे भाई, जिसको ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अनुमति दे दी, जिसको वैज्ञानिकों ने बनाया, जिसको डॉक्टरों ने बनाया, आप उसको लगवाते तो शायद आज हम वैक्सीनेशन के दूसरे दौर में होते। आपने तो बकायदा पत्र लिख के कह दिया कि हमें कोवैक्सीन मत भेजिए। व्यवस्था की एक बड़ी नाकामी मैं आपको बताता हूँ अभय नारायण जी। बेमेतरा में एक नर्स 8 महीने से प्रेग्नेंट नर्स की ड्यूटी कोविड में लगाई जाती है। जब वो संक्रमित होती है
तो उसको मतलब स्वास्थ्य कर्मियों को ही वेंटिलेटर और बेड नहीं मिलता और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब विश्वास जगाइए इन कर्मचारियों के ऊपर, इनका बीमा करवाइए और बीमा की राशि तुरंत दिलवाइए। देखिए, फ्रंटलाइन वॉरियर्स, डॉक्टर्स, पुलिस वाले और अब तो शिक्षक, ये भी लगातार आपके फ्रंटलाइन में लड़ाई कर रहे हैं। आप इनको जब तक विश्वास नहीं जगाएंगे, ये कार्य कैसे करेंगे? आप इनको सुविधाएं बढ़ाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए, केंद्र के नाम से राजनीति करना बंद कर दीजिए, लोगों में विश्वास जगाइए। मैं एक सवाल आप दोनों से यहाँ पर करना चाहूंगा, अभय जी और अनुराग जी। आपको जो हमसे मदद चाहिए, हम सुझाव बहुत सारे दिए जा रहे हैं सरकारों को भी। मैं ऐसे लोगों के लिए सुझाव चाहूंगा, अनुराग जी, मैं ऐसे लोगों के लिए आपसे सुझाव चाहूंगा जो कि मर रहे हैं, जिनको परेशानी हो रही है, जिनके घरों में लोग मर रहे हैं। आप लोग सरकार को तो बहुत सुझाव दे रहे हैं, आम आदमी को भी, ऐसे लोगों को भी क्या कोई सुझाव आप लोगों के पास है? वो कहाँ जाए, क्या करे? देखिए, बहुत अच्छी बात है। मैं एक बात मैं कहना चाहूंगा कि एक व्यक्तियों को एक बात तो समझनी पड़ेगी, चाहे व्यवस्थाएं सरकार की हो चाहे प्रशासन की हो, भुगतता तो व्यक्ति स्वयं है। और जब व्यक्ति स्वयं भुगतता है तो सबसे पहले उसे ही सबसे ज्यादा सावधान होने की आवश्यकता है। जैसे ही लक्षण दिखे, डॉक्टरों ने जो गाइडलाइन जारी कर रही है, जैसे ही लक्षण दिखे आप तुरंत अपना कोविड टेस्ट कराएं, आइसोलेट हो जाएं, दवाइयां लेना चालू करें, ताकि कम से कम आपसे आपका परिवार तो संक्रमित ना हो। मैं और जो स्वस्थ लोग हैं उनसे भी लगातार अनुरोध करूंगा कि जैसे भाजपा ने हेल्प डेस्क मंगाया, समाज सेवी संस्थाएं काम कर रहे हैं, आप अपने साथ साथ अपने आस पड़ोस में निगाह रखिए। अगर लगता है कि कोई व्यक्ति संक्रमित है, उनको दवाई की आवश्यकता है तो वो पहुंचाइए। सरकार से अनुरोध है कि जितने भी NIT, IIT, IIT, अभय जी, आपसे भी चाहूंगा कि आम लोगों के लिए आप भी कुछ सुझाव बता दें, जिनके घरों में लोग मर रहे हैं या जो मरने के कगार पर आ गए हैं, गंभीर है, क्या करें ऐसे लोगों के लिए भी कोई सुझाव है? अभय नारायण जी। अभय जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से, इस डिबेट के माध्यम से, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि इस कोरोना में आपको संयम रखना है, और जब आपको टेस्ट करा लेते हैं तो उसी वक्त आप आइसोलेट हो जाइए। आप टेस्ट कराने के बाद रिजल्ट आने तक आप घूमिए मत। दूसरी बात, जितने लोग ठीक हो रहे हैं उनकी संख्या देखा जाए तो घरों में ठीक होने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। अस्पताल में क्योंकि वर्कलोड बढ़ गया है, एक मरीज भर्ती होता है और बगल का बेड का मरीज मरता है तो उसकी घबराहट बढ़ जाती है, और उस घबराहट में उसका ऑक्सीजन की कमी होती है, उसका हार्ट बीट बढ़ जाता है और वो भी मौत की ओर चला जाता है। मौतें अस्पताल में हो रही हैं, घरों में बिल्कुल नहीं हो रही है। तो डॉक्टरों पे भरोसा रखें, सलाह को माने, और अपने आसपास अगर आपको संक्रमित कोई भी नजर आता है तो उसको निवेदन करें कि आप आइसोलेट हो जाएं। और जो छोटी छोटी घरेलू उपचार है, आयुर्वेदिक उपचार है, होम्योपैथिक उपचार है, उन पे भी हमको सलाह देने की आवश्यकता है। चलिए ठीक है, मैं ये उम्मीद है जनता आप लोगों के सुझाव सुन रही होगी। आज समय मेरे पास इतना ही है, मैं इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करूंगा। बहुत शुक्रिया अभय जी, अनुराग जी, आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। छत्तीसगढ़ में आंकड़े जरूर कम हो रहे हैं, लेकिन मौतों के आंकड़े बहुत गंभीरता की ओर इशारा कर रहे हैं कि चिंता बेहद ज़्यादा है। हालांकि अभी भी ये विशेषज्ञ कह रहे हैं कि पीक पर अभी नहीं पहुंचा है। ऐसे में संक्रमण की संख्या घटाने के साथ साथ फोकस होना चाहिए मौत की संख्या घटाने पर, कि मौतें ना हो। और इसमें सरकार के साथ साथ आम लोगों की भी जिम्मेदारी है। आप भी अपनी जिम्मेदारी समझिए, क्योंकि जिंदगी आखिरकार आपकी है। आज का मुद्दा में इतने।